Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ SCP 5th सेमेस्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर आए और जितना हो सके सपोर्ट करो अपनी तरफ से चैनल को. अगर आप चाहते हो वीडियोज़ ऐसे ही आती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए. नाउ विदाउट wasting more time, let's start with our topic. So question number 3, briefly describe the development of modern education in Punjab during the British rule. So British rule के दौरान जो पंजाब का एजुकेशन सिस्टम था कैसे वो टाइम के साथ डेवलप हुआ, इस पर हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है. तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. व्हेन पंजाब वाज अमलगमेटेड इन द ब्रिटिश एम्पायर इन 1849 AD, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ इंडिजियस स्कूल्स दैट इम्पार्टेड एजुकेशन टू द पीपल. सो जब ब्रिटिश एम्पायर ने कैप्चर किया पंजाब वाले एरिया को, उस टाइम पर 3 तरीके के स्पेसिफिकली एजुकेशन सिस्टम पंजाब में प्रेवलेंट थे. सबसे पहला था हिंदू इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, हिंदी. हिंदू इंस्टीट्यूशंस में मेन इंपॉर्टेंस किस सब्जेक्ट को दी जाती थी, संस्कृत सब्जेक्ट को. द मोहम्मदन स्कूल्स टॉट द होली कुरान, और जो मोहम्मदन स्कूल्स थे वहाँ पे होली कुरान जो थी वो पढ़ाई जाती थी. द सिख इंस्टीट्यूशंस लेड स्ट्रेस ऑन आदि ग्रंथ, और जितने भी सिख इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे आदि ग्रंथ से रिलेटेड नॉलेज जो थी वो स्टूडेंट्स को दी जाती थी. सो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि उस टाइम पर रिलीजन की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी. हर धर्म में रिलीजियस नॉलेज जो है वो बच्चों को दी जाती थी. एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड आइदर इन द टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, इन द ओपन एयर और अंडर अ ट्री. तो उस टाइम पे एजुकेशन जो थी वो मंदिरों में, मस्जिद में, या फिर ओपनली या फिर किसी पेड़ के नीचे जो थी बैठकर बच्चों को दी जाती थी. नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखा तो उन्होंने उसको चेंज करने की कोशिश की, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज हाउ टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कैसे करें, बिकॉज एट दैट टाइम रिलीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स बहुत ही कम पढ़ाए जाते थे. द ऑप्शंस बिफोर देम वर आइदर टू अबॉलिश द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड इन इट्स प्लेस सेटअप एन एंटायरली न्यू सिस्टम. तो उनके सामने क्या ऑप्शन था, एक तो ये कि या तो पूरा कंप्लीट सिस्टम जो चल रहा है उस टाइम पे उसे बंद कर दें और उसकी जगह बिल्कुल एंटायरली न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करें. द अदर ऑप्शन वॉज टू इम्प्रूव द सिस्टम विद नेसेसरी अमेंडमेंट्स, और दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या था कि जो सिस्टम चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें और उसमें कुछ चेंजेस कर दें, यानी अमेंडमेंट्स कर दें उसके अंदर और रिफॉर्म्स ले आए. So government decided in favor of retaining it and decided to replace it with new system when opportunity came. So government ने देखा कि अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर हम पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे तो हो सकता है कि इंडियंस उसे एक्सेप्ट ना करें. तो अभी जो उस टाइम पे कंडीशन थी जब ब्रिटिश रूल एम्पायर यहाँ पे बना था, तो उन्होंने सोचा कि उस टाइम पर अभी ऐसे ही चलने देते हैं सिस्टम को, और जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब उन्हें लगेगा कि इंडिया में उनकी पावर बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच चुकी है, इंडियंस जो है उनके कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, तब वो जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल देंगे. नेक्स्ट हेडिंग है अर्ली एफर्ट्स फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. सो वेस्टर्न एजुकेशन जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन सबको इम्पोर्टेंस दी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो यहाँ पर उस टाइम पर ब्रिटिश कंपनी थी, उस टाइम पे ब्रिटिश ने अपना रूल इस्टेब्लिश नहीं किया था, और जिस टाइम पे यहाँ पे कंपनी रूल कर रही थी तब उन्होंने अर्ली एफर्ट्स क्या लिए थे. अप टू 1830 AD इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. सो 1813 तक तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं कि हमें जो है इंडियंस को एजुकेट करना है, उन्हें जो है एजुकेशन की तरफ लेके जाना है. बट सम क्रिश्चियन मिशनरीज टुक द टास्क ऑफ एजुकेटिंग द मासेस, और उनमें से ही कुछ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो चर्च से रिलेटेड लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है क्रिश्चियनिटी की नॉलेज जो है वो लोगों को देंगे, साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन को भी उन लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर जो स्टेप्स लिए गए थे वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के, फर्स्ट पॉइंट है वॉरेन हास्टिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता मदरसा इन 1781 फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ. सो वॉरेन हास्टिंग ने कलकत्ता मदरसा 1781 में बनवाया था ताकि जो मुस्लिम लॉज हैं उनको टीच करवाया जा सके न्यू जनरेशन को. फिर सेकेंड पॉइंट है 1784 Sir William John led the foundation of Bengal Asiatic Society which contributed a lot in the spread of education. फिर थर्ड पॉइंट है आपका द संस्कृत कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट बनारस इन 1791 फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ.
नेक्स्ट आपकी हेडिंग है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1 लाख रुपीज़ वॉज यूज फॉर एजुकेशन। इस एक्ट के अंदर जो 1813 में आया था 1 लाख रुपीज़ जो थे एजुकेशन के लिए दिए गए थे और कंपनी ने उसको यूज़ किया था इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए और जो हमारे नॉलेज है साइंस से रिलेटेड वो नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए। द एक्ट परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपेगेट इंग्लिश एंड प्रीच देयर रिलीजन। और इसी एक्ट के थ्रू जो है क्रिश्चियन मिशनरी जो है उनको परमिशन दी गई थी कि आप जो है इंडिया में जाओ और क्रिश्चियनिटी की नॉलेज जो है वो लोगों को दो और उनको इंग्लिश भाषा से भी इंट्रोडक्शन उनका करवाओ। सो कलकत्ता कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश इन 1817 विद द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय फॉर इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन। और इसी के साथ साथ जिसको हम फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने कलकत्ता कॉलेज जो है एस्टैब्लिश किया था 1817 में वेस्टर्न एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है लॉर्ड मैकॉलेस एजुकेशन पॉलिसी 1835। इन 1835 लॉर्ड मैकॉले इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो 1835 में इंडिया में आता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जिसमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है इंडिया की। सेकेंड पॉइंट है उस टाइम पे क्या होता था कि कोर्ट्स के अंदर पर्शियन लैंग्वेजेस में हियरिंग और सारा प्रोसीजर चलता था, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने पर्शियन लैंग्वेज को भी अबॉलिश कर दिया था। थर्ड पॉइंट, प्रिंटिंग ऑफ इंग्लिश बुक्स वर मेड फ्री। जो इंग्लिश बुक्स है उनकी प्रिंटिंग फ्री कर दी और उनकी कॉस्ट बहुत कम कर दी ताकि हर पर्सन जो है इंग्लिश बुक्स को अफोर्ड कर सके और उन्हें रीड करे। फोर्थ पॉइंट, उन्होंने सोचा कि जितने भी रिच पर्सन्स हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं उन सबको जो है सर्विस के लिए तैयार किया जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जितना भी अपर स्ट्रेटा था सोसाइटी का उन सबको इंग्लिश से इंट्रोड्यूस करवाया, उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन दी ताकि कल को वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सके। नेक्स्ट हेडिंग है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया। इससे पहले इंडिया में डिपार्टमेंट ही नहीं था एजुकेशन के लिए, अब प्रॉपर एक डिपार्टमेंट बना दिया गया ताकि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनानी हो तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठ के डिसाइड करेंगे। सेकेंड पॉइंट, स्कूल्स वर ओपन टू द स्प्रेड ऑफ यूरोपियन नॉलेज टू ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल। मीन्स कि स्कूल्स के अंदर चाहे हम बात करें प्राइमरी की, सेकेंडरी की या हायर क्लासेस की, हर किसी जो पर्सन है उसको यूरोपियन नॉलेज जो है उन्होंने देनी स्टार्ट की। प्राइवेट स्कूल्स को उन्होंने क्या किया, ग्रांट्स, हेल्प देनी स्टार्ट की कि प्राइवेट स्कूल्स ओपन हो। फोर्थ पॉइंट, कॉलेज जो है हर प्रोविंस में ओपन किया ताकि जो हर पर्सन है वो एजुकेशन ले सके, स्पेसिफिकली वेस्टर्न एजुकेशन। फिफ्थ पॉइंट है फीमेल एजुकेशन के लिए भी प्रॉपरली अरेंजमेंट बनाया इंडिया में कि फीमेल्स भी आकर एजुकेट हो सके स्कूल्स और कॉलेजेस में। नेक्स्ट हेडिंग है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 1882 में और उस टाइम पर वहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट्स, जो डिपार्टमेंट्स थे वो आर्ट्स, साइंस, मेडिकल एंड लॉ फैकल्टीज़ हुआ करते थे। और बहुत ही जल्द उसके बाद जो है इसकी ब्रांचेस खोलनी शुरू की। सबसे पहले जो 2 इंटरमीडिएट कॉलेजेस खुले थे पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, वो कहाँ पे थे, लुधियाना और मुल्तान। देन एक एक्ट आया इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। अब इस एक्ट के अंदर ये था कि जो भी कॉलेज उस एरिया में ओपन होंगे वो सारे के सारे एफिलेटेड होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी से और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसे क्या करेंगे, एफिलेशन देंगे और वो एफिलेशन सिर्फ उसी कॉलेज को देंगे जो रूल्स रेगुलेशन मानेंगे उस पंजाब यूनिवर्सिटी के। बेसिकली उस टाइम पर पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी एक मेन हेडक्वार्टर बना दिया गया एजुकेशन का और जितने भी कॉलेजेस खुल रहे थे उन सब की एफिलेशन किसके हाथ में थी, पंजाब यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट हेडिंग है हंटर्स कमीशन 1882। जो हंटर कमीशन यानी एक कमेटी बिठाई गई थी वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे बिठाई गई थी 1882 में। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। फर्स्ट पॉइंट है कि जितने भी हाई स्कूल्स हैं वो सब म्यूनसिपैलिटीज़ को दे देने चाहिए, मींस कि वही उससे रिलेटेड जो है रूल्स रेगुलेशंस और डिसीजंस लेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि जो स्कॉलरशिप्स है उसमें दोबारा से रिवीजन होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोअर कास्ट या इंडियन पीपल है उनको स्कॉलरशिप्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। थर्ड, जो भी मॉरल और फिजिकल ट्रेनिंग है वो भी बच्चों को दी जानी चाहिए। फोर्थ, पीरियोडिक कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में ताकि जो भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनसे रिलेटेड अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस बन सके। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1905। सो इसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ को ये बोला गया कि आपको रिसर्च वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है। सेकेंड पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ द कॉलेजेस वॉज इंट्रोड्यूस। हर कॉलेज की इंस्पेक्शन होनी शुरू हुई, टाइम टू टाइम उनकी चेकिंग हुई ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके।
थर्ड पॉइंट, इन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किया इस एक्ट ने कि साइंस की टीचिंग होनी चाहिए, यानी कि साइंस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करो, रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट हेडिंग है सर्जेंट स्कीम 1944। ये आपका लास्ट ब्रिटिशर्स की तरफ से एजुकेशन के लिए रिफॉर्म आया था, क्योंकि उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था। फर्स्ट पॉइंट है कि फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 1 to 5 वो सबके लिए फ्री होनी चाहिए। इन पॉइंट, नेशनल यूथ मूवमेंट लॉन्च किया ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये चीज़ क्लियर रहे कि कंट्री की सर्विस के लिए उन्हें हमेशा रेडी रहना है। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन, कि यूजीसी एक कमेटी बनाई ताकि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस टाइम पे वर्क कर रहे हैं उनको ग्रेड्स दिए जा सके और उनके जो वर्क है उसको के साथ गवर्नमेंट जो है कोऑर्डिनेट कर सके। नाउ नेक्स्ट आपकी हेडिंग है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। इट ब्रॉट यूनिटी अमंग द इंडियंस। एक जैसी एजुकेशन और सिस्टम पढ़ने से जो इंडियंस है उनमें यूनिटी आ गई। और इट प्रोवाइड्स जॉब टू द इंडियंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। इट ब्रॉट ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस क्लोज टू ईच अदर। सो जब इंडियंस ने इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना शुरू किया, जब वेस्टर्न एजुकेशन को लेना शुरू किया, तो इंडियंस की जो अंडरस्टैंडिंग है ब्रिटिशर्स के साथ वो अच्छी हो गई। इट इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। और दूसरी साथ के साथ क्या चीज़ हुई, जब हमने वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ा तो वहाँ पर भी बहुत सारी मूवमेंट्स हुई थी अपनी कंट्री को फ्री करवाने के लिए। वो सारी मूवमेंट्स की नॉलेज हमें मिली, तो हमारे में भी स्पिरिट ऑफ फ्रीडम जो है वो जनरेट हो गई। फिर नेक्स्ट आपका हेडिंग है नेगेटिव एस्पेक्ट। जो वेस्टर्न एजुकेशन है इससे नेगेटिव क्या असर पड़ा, लो रेट ऑफ लिटरेसी। अब वेस्टर्न एजुकेशन कोई लेना नहीं चाहता था इंडियंस में, और इंग्लिश एजुकेशन उनके कल्चर को ख़त्म कर रहा है ऐसा सोचकर लिटरेसी रेट बहुत कम हो गया इंडिया में। टीचर्स की ट्रेनिंग्स को उस टाइम पर उन्होंने इस सिस्टम में निगलेक्ट किया, टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस नहीं किया। बुकिश लैंग्वेज जो उस टाइम पे दी जा रही थी वो इंडियन ज़रूरत के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो इंडियंस को इसलिए नॉलेज दे रहे थे ताकि उनको सर्वेंट्स मिल सके अपने कंपनीज, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो इंग्लिश डोमिनेटेड करिकुलम बहुत ज़्यादा था। बाकी जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, लिटरेचर है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी उन्होंने। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सिस्टम था जिसमें क्रैमिंग बहुत ज़्यादा थी, रट्टाफिकेशन था, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो ये सारे फ्लॉज थे, ये सारे वीक पॉइंट्स थे उस टाइम पे वेस्टर्न एजुकेशन के। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.